अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। इस वीडियो की हेडलाइन पढ़कर आपको हमारी बातें अटपटी या सनसनीखेज लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अगर मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी बंद नहीं की तो आने वाले दिनों की सच्चाई यही होगी। तब कोई अलहाज मोहम्मद इरशादुल्ला बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का या सैयद अफजल अब्बास शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं होगा, बल्कि मोदी, झा, सिन्हा, चौधरी, पटेल सरनेम वाले लोगों के नाम वक्फ बोर्ड के बोर्ड पर दर्ज होंगे। इसके साथ ही उन पुश्तैनी कब्रिस्तानों के दरवाजे जहां मुसलमानों की कई पीढ़ियां दफन होती आ रही हैं, मुसलमानों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इनमें वो कब्रिस्तान भी शामिल होंगे जिनकी घेराबंदी कराने का जिक्र अक्सर नीतीश कुमार करते रहते हैं। कब्रिस्तान का क्या हाल था? कब्रिस्तान की घेराबंदी कर पाते थे और हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाना पूरा सर्वे कर लिया और सारा कब्रिस्तान जो निकल गया 8064, 6299 की घेराबंदी की जा चुकी है। बिहार लोक संवाद ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पर गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट के चंद बेहद खतरनाक प्रावधानों पर वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद से बात की। हमने इस सिलसिले में बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी बात की। ये दोनों वक्फ बोर्ड के वजूद को लेकर काफी फिक्रमंद नजर आए। हम आपको जेपीसी में शामिल कांग्रेस एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद की आशंकाएं भी सुनाएंगे। पहले बात करते हैं जावेद अहमद की, जो बता रहे हैं कि मोदी सरकार आखिर संशोधन कानून से करना क्या चाहती है। देखिए, किसी भी बिल के पीछे मंसूबा होता है, तो मंसूबा जो बीजेपी का एक मुस्लिम विरोधी एक माइंडसेट देश में चल रहा है, ये 2014 से शुरू हुआ है और ये अब तक के ग्रेजुअली देखा जाए तो एक अंडरमाइन किया गया है। यूसीसी के जरिए, यूसीसी हाल ही में स्टेट में उत्तराखंड में भी नाफिज किया गया है। उसको अगर देखने से लगता है कि तमाम कायदे कानून आपको के राइट्स को डाइल्यूट करने के लिए, आपके जो कानून का संविधान से दी हुई जो आपके अधिकार हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए एक नापाक कोशिश है। इससे संदेश जो है गलत तो जाते ही है, साथ साथ फियर साइकी भी माहौल क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि 1991 प्लेसेस ओवरसीज को लागू हुए इस मुल्क में 30 साल से जायद हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लोगों ने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट तक कि इसके फैब्रिक को डैमेज किया जाए। जाते जाते चंद्रचूड़ जो सीजीआई थे, पूर्व यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार को एक निवेदन कह सकते हैं कि उस पर उन्होंने ये कहा कि देखा जा सकता है, किसी भी मस्जिद के इबादतगाह का सर्वे कराया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, क्योंकि वर्बल था, कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा बाढ़ सी आ गई उत्तर प्रदेश में, तमाम मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में, यहाँ तक कि अजमेर तक, दरगाह तक बात पहुंच गई। तो इसमें इन्होंने देखा कि बात नहीं बन पा रही है, उसके लिए मेजोरिटी नहीं है, हालात साजगार नहीं है, तो इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए उन इबादतगाहों को एक लिटिगेशन में ले जाने की एक भरपूर कोशिश है। और इसके पीछे मंशा यही है, जमीन लें या ना लें, इनको राजनीति करना है। बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास को अंदेशा है कि पार्लियामेंट से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे कई लोग होंगे जो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम लोगों ने अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि जहाँ जहाँ पे वक्फ बोर्ड को या आवाम को इतराज़ है उसका समाधान हो और उसको ओमिट किया जाए, उसे निकाला जाए। जब जेपीसी यहाँ पे आई थी उस वक्त भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो या शिया, मैं खुद हम सब लोगों ने अपनी बातें रखी और लिखित तौर पर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अब तो जेपीसी ने इसको पास करके 15 संशोधन करके बाकी सब स्पीकर को दे दिया है, तो अब इंतज़ार कीजिए, इस पर भी बहस होगी, अब क्या फैसला लो लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मुल्क की मिली तंजीमें हैं, और वक्फ बोर्ड छोड़िए, मिली तंजीमें हैं जो लोग एग्रेसिव हैं और जो लोग कौम की खिदमत करते आ रहे हैं।
और जिनको जज्बा है वक्त से अपने आबा व अजदाद की विरासत को बचाने के लिए कोशिश करें, वो लोग आगे आएंगे, सब लोग आएंगे। देखिए उसके बाद से क्या लाहेअमल तैयार किया था, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन न्याय आपके लिए खुला हुआ, दरवाज़ा खुला हुआ है। हमको लगता है कि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह को आशंका है कि मुसलमानों से उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान छीन लिए जा सकते हैं। एक शक हम लोगों के दिलों में है कि ऐसा ना हो कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी वक्फ की जायदादें हैं, चाहे कब्रिस्तान है, मस्जिद है, खानकाहें हैं, इबादत गाहें हैं, इन लोगों को नुकसान हो। ख़ास तौर से जो कब्रिस्तान, जो वक्फ व यूज़र जो आज 500 साल से इस्तेमाल में लाया जा रहा था, जिसका कोई भी हमारे पास लेखा जोखा नहीं है, कोई भी डीड हमारे पास नहीं है, वैसी ज़मीनें हो सकता है, ये मुझे खस्ता है कि इस पे जॉइंट पार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट से कोई ऐसा हो कि उस ज़मीनों को जो है सो उन लोग हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, या जॉइंट पार्लियामेंट्री के जितने भी मेंबरान हैं, इन लोगों से कि अरे सबों को अपने अपने मज़हब पे को मानने का, अपने अपने मज़हब पे का इस्तेमाल करने का सबको हक़ है। और कब्रिस्तान और मस्जिद हमारी इबादत गाह है, कब्रिस्तान हमारा आखिरी घर है। हर मुसलमानों को मरने के बाद 2 गज़ ज़मीन चाहिए, और 2 गज़ ज़मीन के हिसाब से मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि आबादी के हिसाब से आप इसकी जो है सो एक जनगणना करवा लें। जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को 2 गज़ ज़मीन आप दे दें, ये हमारी गुजारिश है। जावेद अहमद कहते हैं कि भले ही पुश्तैनी कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में दर्ज हों, लेकिन उनकी मिल्कियत अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है तो विवाद खड़ा हो सकता है। बिहार में जो खबर थी कि 14 या 15 बिंदुओं पे सरकार ने अमेंडमेंट के लिए सरकार को कहा है, जेडीयू गवर्नमेंट ने कहा, यानी नीतीश की सरकार ने ये कहा कि 14 जो डिटरेंट हैं उसको डाइल्यूट किया जाए, जिसमें ये भी था कि 8,500 से 9,000 के आसपास बिहार गवर्नमेंट जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट थी, यानी इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने तकरीबन 8,500 से 9,000 तक कब्रिस्तानों की फेंसिंग और उसकी डिमार्केशन और उसको अपनी एक शक्ल दिया। लेकिन वहीं पर एक और कंट्रेरी उसकी इमेज है कि अगर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में ही इंदराज है और वक्फ बाय यूजर है या वक्फ बोर्ड में इंदराज नहीं है इसका, तो इसकी लीगल सेंसिटिव क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर वक्फ बोर्ड की धारा 37 में इंदराज नहीं है तो ये तमाम ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो 8,500 जो रजिस्टर्ड है, जिसमें सरकार ने अपने पैसे और अपने खर्चे से उसको डिमार्केशन यानी फेंसिंग किया है, तो इस पे प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर एक मत है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड, यानी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि वक्फ के नेचर में तो है, लेकिन इसकी मिल्कियत जो है वक्फ बोर्ड को नहीं होगा। यानी साफ तौर पे ये मना करना है कि ये मिल्कियत की बात लड़ाई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि ये सारी जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं। ये सारी ज़मीनें वक्फ की है और वक्फ ने यहाँ से एनओसी दिया है, मुतवल्लियों से मैंने एनओसी लिया है, जो भी कमेटियाँ हैं उनसे मैंने एनओसी लिया है, और वक्फ बोर्ड ने यहाँ से विभाग को दिया है। जावेद अहमद कहते हैं कि खतरा सिर्फ पुश्तैनी कब्रिस्तान पर नहीं है, बल्कि वक्फशुदा जितने मजहबी मकामात और जायदाद हैं उन सभी पर सरकार अपना कब्जा जमा सकती है। मेरा कहने का मुख्तसर ये है कि ये बिल जो है वक्फ के अमलाक पे हमला के साथ साथ इबादतगाहों को डिस्प्यूट में लाकर सरकार वो मंशा को, या जो बीजेपी एलाइड या बीजेपी की जो माइंडसेट हैं, या जो देश में अनरेस्ट चाहते हैं, खास कम्युनिटी के खिलाफ उनको एक अपनी राजनीति करना है, ये बिल उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। और इस बिल के जरिए तमाम इबादतगाहों को उनके डॉक्यूमेंटेशन के जरिए उनके राइट्स को लेकर उन पे तमाम तरीके की
डिस्प्यूट को लिए जाएंगे, वो बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, ये तमाम ऐसी जो इबादतगाह हैं या वक्फ के अमलाक हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, जो जेर अदालत हैं, जिन पे अभी फाइनल नहीं हुआ है, बहुत सारी ऐसी वक्फ की अमलाक हैं जो न जेर अदालत हैं और न कहीं वक्फ बोर्ड में उसके लिटिगेशन है। तो उन पे डायरेक्ट सरकार ने अपने वक्फ के अमलाक को सरकारी एक नवीयत की एक डिफिनीशन लाकर उस पे आप कह सकते हैं कि वो तमाम ऐसी वक्फ के अमलाक यानी प्रॉपर्टी जिस पे सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वो स्टेट की हों या सेंटर की हों या पीएसयू की हों, वो तमाम स्कूल या ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे जमीन वक्फ की है उसको इस्तेमाल हो रही हो, तो इस बिल के जरिए उसकी मिल्कियत जो है खत्म हो जाएगी और ये डायरेक्ट सरकार उसकी मालिक हो सकती है। ये डीएम को अधिकार दिया गया है। जो इन तमाम वक्फ के अमलाक वक्फ बाय यूजर के जरिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उन पे आप एक तरह से राइडर लगाएंगे और उनकी, अगर ये रिट्रोस्पेक्टिव कानून है, देखिए कानून के दो सूरत हाल है। ऐसे मामलों में अगर आप पुराने के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, मिसाल के तौर पे 100 साल 200 साल या बहुत कदीम है जो आबादी में है, जिनके कागजात या वक्फनामा या प्रॉपर्टी के नहीं होंगे, तो इस कानून के तहत अगर वो वक्फ बाय यूजर को अलग करते हैं तो ये बड़ी तादाद में वक्फ अमलाक जिसमें इबादतगाह हैं वो इनके दायरे में आएंगे। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां अभी एक बार भी सर्वे नहीं हुआ है। 1995 एक्ट आए हुए 29 साल हो गए। सर्वे कमिश्नर तो अपॉइंट हुआ है, कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक हुआ है, लेकिन सर्वे स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं कराया, सरकार किसी की भी रही हो। ये जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव और सरकार की थी। ये स्टेट राज्यों का ये मामला है। इसी तरह वेस्ट बंगाल या जहाँ पे भी हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में 1987 में एक सर्वे हुआ और गजट हुआ जिसमें तकरीबन 1,29,000 के आसपास जो है वक्फ अमलाक दर्ज दिखाए गए हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जेपीसी के सामने जो सरकार का जो अपना मत है, जो उसने अपने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि तकरीबन 78% ऐसे वक्फ अमलाक हैं जिसमें वक्फ की मिल्कियत नहीं है। यानी जो जो गजट हुआ है वो गजट को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपग्रेड नहीं किया गया, यानी म्यूटेट नहीं किया गया है। धारा 37 और 36 के मुताबिक, सेक्शन के मुताबिक, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड या के जरिए दर्ज हो जाता है तो उसके 6 महीने का वक्त डीएम को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को, तहसीलदार को अख्तियार है, उसको ड्यूटी बाउंड है कि उसको म्यूटेट करे यानी इंदराज करे। अगर इंदराज नहीं करता है तो कानून के मुताबिक वो मान लिया जाएगा। लेकिन सरकार रिवर्स पहलू पे बात कर रही है। वो ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7,500 ऐसे वक्फ अमलाक हैं जिनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपग्रेड किया गया है। ये मालूम नहीं कहाँ से रिकॉर्ड आया है, कौन इसका ओन कर रहा है और कौन इसको बता रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो जहाँ पे गजट हुआ है यानी सर्वे हुआ है और सर्वे होने के बाद ये डीएम, एसडीएम, उसमें कानूनगो और तहसीलदार हिरार्की होती है, सबके सिग्नेचर हैं और उसके बाद गजट होता है। गजट होने के बाद ये वक्फ बोर्ड के धारा 37 में इंदराज होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को भी अगर पूरे तरह से खारिज किया जा रहा है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा टकराव है और कितनी बड़ी संपत्तियां, कितने अमलाक को आप होने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला सेंट्रल वक्फ बोर्ड या स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों की नुमाइंदगी का है। इरशादुल्लाह कहते हैं कि पटना में हुई जेपीसी की बैठक के दौरान उन्होंने अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से कहा था कि बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को नहीं होना चाहिए। वो वक्फ बाय यूज़र था और हमारे गैर मुस्लिम मेंबरान चाहे बोर्ड में हो या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हो, ये एतराज़ात मैंने किया था। मैंने वो डीएम को और रेवेन्यू को जो पावर दिया गया था इसके लिए भी एतराज़ात किए थे और मैंने करीब 31 पॉइंट्स पे मैंने एतराज़ किया था जॉइंट पार्लियामेंट्री को। और जगदम्बिका पाल जी से मेरी पर्सनल बात हुई थी। उन्होंने इस पे मुझसे वादा किया था कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मेंबर नहीं होगा, चाहे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो
या वक्फ बोर्ड हो। जावेद अहमद कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर के होने और वक्फ करने के लिए 5 साल का मुसलमान होने की शर्त एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसमें जो बड़ी 3 या 4 चीज हैं कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन कंपोजिशन में गैर मुस्लिमों का दखल एक एक बहुत बड़ा मामला है, और इसका चेयरमैन कोई भी हो सकता है। मंशा ठीक नहीं है। जैसे 5 साल का मुसलमान, एक 5 साल का मुसलमान वक्त क्रिएट कर सकता है। उसी से पहले प्रियम्बल में कहा गया, यानी सेक्शन 1 में सब आता है, 1, 2, 3 की जो क्रिएट होता है वो पहले किसी भी मजहब के लोगों को दान करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन इस अमेंडमेंट बिल में कहा गया कि हिंदू अब जो यानी गैर मुस्लिम इसको दान नहीं कर सकता है। अगर वो 5 साल का अगर कोई मुसलमान या नया मुसलमान है, वो इसके ये क्रिएट कर सकता है और उसको ऑपरेट कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जाहिर सी बात है, जब मैनेजमेंट में उसके कंपोजिशन में उनके गैर मुस्लिम का दखल होगा, फिर वो जो है उसके राइट्स को दिए जा रहे हैं, तो इसको आप समझा जा सकता है कि आप एक बड़ी लड़ाई ऐसे मामले में लड़ने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल टकराव है, एक माइनॉरिटी डायरेक्ट टारगेट पे है। आपको मैं 2 बात इसमें वाज़ह कर दूं। सरकार उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे मुल्क में, बीजेपी के पास राज्यों में मेंबर एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, नंबर 1। अगर आप सेंट्रल ऑफ काउंसिल में सदस्यों की बात करेंगे तो इनके पास एमपीज नहीं है, चुने हुए एमपी नहीं है। एक साहब राज्यसभा के हैं, कश्मीर के हैं। तो ये न कह के कि ये मुस्लिम मुक्त सरकार, मंत्री या चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा में या किसी भी राज्यों में इनके चुने हुए प्रतिनिधि जो उनके मेंबर हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेट हैं, गुजरात, उड़ीसा, दर्जनों ऐसे स्टेट हैं जहां पे मुसलमान जो है इस वक्त बोर्ड के जो कंपोजिशन है मेंबर नहीं है। तो ये गंभीर मामला है। लेकिन सरकार की जब मंशा ही यही है कि हम मुस्लिम मुक्त सरकार बनाएंगे, मुस्लिम मुक्त जो है हम लोकसभा और राज्यसभा चलाएंगे। आप एक बात गौर करिए, जो बार बार कहा जा रहा है, एक अभी शेखर यादव नाम के जस्टिस हाई कोर्ट के एक आपने बात सुनी होगी कि जो 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 बहुमत की बात हुआ करती थी, चुने हुए बहुमत की जो बात हुआ करती थी कि चुने हुए में से जो बहुमत होगा उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन जस्टिस शेखर के बात से ये लगता है कि नहीं, मेजोरिटेरियन की बात मानी जाएगी, यानी जिनकी आबादी बड़ी होगी उनकी बात मानी जाएगी। तो इस बिल से ये रिफ्लेक्ट करता है, जिसके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चीजों पे आप खबर रखते हैं, आप समझ सकते हैं कि जब इनके पास चुने हुए एमपी एमएलए नहीं है, तो इस सीट को भरने के लिए, संवैधानिक सीट को भरने के लिए इन्होंने उसकी विंडो खोला है। यानी आपने किसी भी हिंदू को दान देने से रोका, फिर आपने कहा कि 5 साल का अगर मुसलमान कन्वर्टेड, अगर हिंदू अगर मुसलमान हुआ, नॉन मुस्लिम हुआ, तो वो वक्फ क्रिएट कर सकता है। फिर आपने क्या कहा तीसरी बार कि कोई भी मेंबर हो सकता है, यानी अभी तो 2 या 3 हो रहा है, यानी 2 जो होगा स्टेट में होगा, 3 जो होगा सेंट्रल ऑफ काउंसिल में होगा, 11 से ज्यादा जो है इनके नॉमिनेटेड होंगे, यानी पूरी 23 की एक फौज होगी सेंट्रल ऑफ काउंसिल में। तो आप समझने की कोशिश करिए, अगर मुसलमान ही इसका अगर होता या अल्पसंख्यक ही होता, तो अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम भी तो है, इसीलिए मुसलमान के क्लास को हटा के इस बात को लाया गया है। तो ये बहुत ही गहरी साजिश है कि जब हमारा जो अवधारणा है, एक वर्ड होता है अवधारणा है, यानी जो हमारी राजनीतिक सोच है, मुस्तकबिल है, वो मुस्लिम फ्री है। जावेद अहमद सवाल उठाते हैं कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ के मामले में मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। वो राजनीतिक पार्टियां जो उनसे वोट लेती हैं, उनके अधिकारों की बात करती हैं, मौलिक अधिकारों की बात करती हैं, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, क्या चंद्रबाबू नायडू इस पे मुखर होंगे, इसको इस बिल में की मुखालफत करेंगे, ये माइनॉरिटी और संविधान के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, ये सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु तक बात नहीं है। एक यूनियन गवर्नमेंट का कानून है, इसको स्टेट को लागू करना होगा। हाँ, जिन स्टेट राज्यों में गैर बीजेपी हैं वहां पे क्या तरीकेकार अपनाए जाएंगे,
काफी बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब में इरशादुल्लाह कहते हैं कि नीतीश कुमार देश के नंबर 1 सेकुलर लीडर हैं और वो अगर एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुसलमान का नुकसान नहीं होने देंगे। आज भी कब्रिस्तान की घेराबंदी वैसे ही हो रही है। आज भी हर जिले में आवासीय विद्यालय का जो भी वो स्कीम बन रहा है, जो प्रोजेक्ट बन रहा है, वो सब नीतीश कुमार कर रहे हैं। कल आपने देखा, परसों देखा, कटिहार में इसका शिलान्यास हुआ आवासीय विद्यालय का, एक माइटी हॉस्टल का। कल मधेपुरा में आवासीय विद्यालय का शिलान्यास हुआ। तो हर जिले में उनका जो वादा है उसको पूरा करते हैं। कभी जो कहते हैं वो करते हैं। और नीतीश कुमार जी के जैसा सेकुलर लीडर पूरे हिंदुस्तान में 1, 2, 3 में अगर लाएंगे तो सफ़े अव्वल में नीतीश कुमार आएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार अगली बार अगर फिर से एक बार मुख्यमंत्री हुए तो मुसलमानों का बाल बांका नहीं होगा। कोई भी नुकसान मुसलमानों का, अक़लियती समाज का नीतीश कुमार नहीं होने देंगे, चाहे कब्रिस्तान हो, मदरसे हो। कुछ ऐसी ही बातें अफजल अब्बास भी कहते हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार नहीं कई बार अवगत करा दिया। उन लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ पे आप लोग को दिक्कतें हैं उसको मतलब संशोधन करने की बात हम करेंगे। और उसके बावजूद भी जेपीसी बात नहीं मान रही। तो भी चूंकि हम लोग अब तो एमपी है नहीं, अब ये पार्टी का निर्णय क्या होता है ये वो लोग बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने हत्तल इम्कान वफ़ की बका के लिए कोशिश की और कोशिश करते रहे। 29 जनवरी को जेपीसी की आखिरी मीटिंग हुई थी। इस मौके पर जेपीसी में शामिल कांग्रेस के 4 मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को डिसेंट नोट दिया गया था। नोट में वक्फ को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर चिंता व्यक्त की गई थी। सर, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 जो नुमाइंदे थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से डिसेंट नोट दे रहे हैं। हम लोग को एक मिनट सर, हम लोग को माइनॉरिटी से आप दे रहे हैं सर, क्योंकि जो पॉइंट आए हैं उसमें डिसेंट नोट दिया है। और हम जानते हैं कि ये बहुत गंभीर फैसला हुआ है सरकार की तरफ से, जो नुकसान करेगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। सर हमको हाँ जी सर, हमको सिर्फ इतना ही कहना है कि जो उन्होंने बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन भी है, डिसेंट नोट दे रहे हैं। हम चाह रहे थे कि पैरिटी ऑफ लॉ रहे सारे समुदायों के लिए इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी। हम लोग सबके लिए एक समानता है। लेकिन यहाँ पे दुखद के साथ कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज का जो हनन हुआ है उनके जेपीसी में शामिल कांग्रेस के एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद कहते हैं कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां वक्फ इमलाक की लूट का हिस्सा बन गई हैं। मुझे इस बात पे भी बड़ी अफसोस हुई कि कुछ पार्टी जो आवाम में ये कह रही कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, आपके विकास में हम मदद करेंगे, करते हैं, तो उन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलके अपना सपोर्ट दिया। उसमें से हमारे ही बिहार के आदरणीय नीतीश जी जेडीयू पार्टी के सदस्य, आदरणीय चिराग जी उनके पार्टी के सदस्य, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी उनके पार्टी के सदस्य, इन सब ने मुसलमानों के प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए उन लोगों ने एनडीए का, बीजेपी का समर्थन किया। डॉक्टर जावेद ये भी कहते हैं कि मुसलमानों के बाद अन्य धर्मों की संपत्ति को लूटने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अब मैं यही गुजारिश करूंगा सभी मेंबरान से पार्लियामेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट जेपीसी जब बनी और जो उसमें ऑफिशियल जब मीटिंग रहती थी तो उसमें ऑफिशियल लाइन में अपने जो उनके लीडरान हैं उसके हिसाब से वो लोग फैसला करते थे। लेकिन गुफ्तगू में वो भी ये कहते थे कि ये जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है और ये समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, उसी का अगर कोई एग्जाम्पल हो तो ये शुरुआत है। आज मुसलमानों के एंडोमेंट जो दान की हुई जमीनों पे या प्रॉपर्टीज पे जो हमला हो रहा है, कल क्रिश्चियन पे होगा,
परसों बुद्धिस्ट पे होगा। और अब ये खुल गया है कि भाई अब हर बोर्ड में, रिलीजियस बोर्ड में अलग अलग मजहब के लोग, जिसको उस मजहब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उसके भी सदस्य हो सकते हैं। आज अगर मुसलमान के एंडोमेंट जो वक्फ की जमीनों में अगर गैर मुस्लिम रहेंगे, तो कल को सिख के गुरुद्वारा या उनके रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के इंस्टीट्यूशंस में भी अलग अलग मजहब के लोग रहेंगे। उसी तरह क्रिश्चियंस के भी जो चर्चेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये रास्ता खुल गया है कल को। फिर परसों जो हमारे हिंदू भाइयों का मंदिर है, मठ है, उसमें भी अलग अलग मजहब के लोग शामिल होंगे, जिनको उस मजहब के बारे में और किस पर्पस के लिए वो एंडो किया गया है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। वो सही फैसला नहीं कर पाएंगे, सही सुझाव नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है, ये बहुत गंभीर ये फैसला हुआ है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं, जितने भी ऑपोजिशन के हमारे साथी लोग हैं। अब आपको जेडीयू में चल रही खींचतान के बारे में बताते चले। बिहार लोक संवाद के सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी के कुछ दबंग नेताओं के सामने बेबस हैं। इनमें ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी और संजय झा शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को खतरा है कि अगर वो मुसलमानों की तरफदारी करते हुए वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं, तो उनके कई सांसद टूटकर भाजपा में चले जाएंगे। ये वो सांसद हैं जो नजरियाती तौर पर भाजपा के करीब हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा के नजरियात से प्रभावित जेडीयू नेताओं को यह पता नहीं है कि वक्फ के मामले में मुसलमान अगर नाराज हो गए तो वो बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को वोट नहीं देंगे। दरअसल इन नेताओं को मुस्लिम वोट की चिंता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि वोटर का पोलराइजेशन हो जाए और बहुसंख्यक वर्ग एक तरफ हो जाए। इन हालात में मुस्लिम लीडरशिप वक्फ की लड़ाई को सियासी मैदान में कैसे लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। ये मान लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि नीतीश का पहले जैसा दौर खत्म हो चुका है। शायद इसीलिए इस तरह का वीडियो क्लिप इन दिनों काफी चर्चा में रहता है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।